नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो महाराणा प्रताप के नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ रहे थे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। एक बार आपको मैं थोड़ा वापस रिवाइजन करवा दें तो हमने पढ़ा कि जो महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड है वो हमारे 1592 से 1597 के बीच में रहता है। मैं वही बात करता हूँ आपके कि इसके बचपन का नाम क्या था। ये उदय सिंह का पुत्र था। इसका जो माता थी उसका हमारे नाम बात करें, इसकी रानी जिसका नाम था जबदे पवार। मैं वही बात करूँ कि इसका बचपन का नाम क्या था। इसका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और हम बात करते हैं इसका जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार इसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, वो हमारे जेठ शुक्ल तृतीया थी। इसका बाद हम इसका राज्याभिषेक पढ़ते हैं। इसका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को कुंभलगढ़ किले के अंदर होता है। इससे पहले गोगुंदा के अंदर होता है। राजतिलक हमारे कृष्ण का सामंत सोलंबर का सामंत कृष्णदास टुंडावत करता है। आगे हमने इसके बारे में जो हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में पढ़ा। हल्दीघाटी का युद्ध है ईश्वरी से पहले मैसेंजर ऑफ अकबर पढ़ेगी। 4 दूत भेजे थे। हमारा जलाल खान भेजा था, मान सिंह भेजा था, भगवंत दास भेजा था, टोडरमल भेजा था। मैं वही बात करूं कि हमने जो इसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध पढ़ा। हल्दीघाटी के युद्ध की दूर हमारा 21 जून 1576 को होता है। उसके बाद हम इनके सेनापति के बारे में बात करते हैं। अकबर के 2 सेनापति थे, मान सिंह और आसफ का। इसके हम महाराणा प्रताप के सेनापति की बात करें तो जो प्रताप के सेनापति थे, प्रताप के सेनापति कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं कि प्रताप का जो सेनापति एक हम बोलते आपके ग्वालियर का रामसा तोमर था, आपके सोलंबर का कृष्णदास टुंडावत था, पुंजा बेल था, और ये था एक हम बोलते कि आपके हसन का सेवाती अफगान था। तो ये इसके प्रमुख सेनापति थे। हम बोलते हैं हल्दीघाटी का युद्ध होता है। और हम बोलते हैं बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उत तबारी के अंदर हल्दीघाटी युद्ध का आंखोदे का वर्णन है। अकबर आपके उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है। और हम बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और बलीचा के अंदर उसकी छतरी है। मैं वही बात करूँ कि इसका हाथी एक का नाम हमारे लूणा था, एक का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद का जो हमारी मुगल सेना पकड़ के ले जाते हैं उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देते हैं। और मैं वही बात करूँ कि मान सिंह की सेना आपके हाथियों की, तो मान सिंह के 2 हाथी थे, मर्दाना और गजमुख था। और मर्दाना को लूणा के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था। तो ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हम हल्दीघाटी गंज नाम के बारे में पढ़ते हैं कि बदायूं इसको खमनौर का युद्ध बताता है, अबुल फजल इसको गोगुंदा का युद्ध बताता है। वही हम पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड इसको मेवाड़ का आपके थर्मोपोली कहता है। मैं वही बात करूँ आपके हमारे श्री आदर्श लाल श्रीवास्तव जो इसके बादशाहबाद का युद्ध कहते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसको निर्णित युद्ध कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम क्या पढ़े, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। कुंभलगढ़, बैटल ऑफ कुंभलगढ़। इस टाइम शाहबाज खान अकबर का सेनापति था। 3 अटैक करता है आपके कुंभलगढ़ पर। 1576, 1577, सॉरी 77, 78, 79 के अंदर करता है। 3 अप्रैल 1578 को एक बार के लिए वो हमारे कुंभलगढ़ किले को जीत लेता है। इस टाइम महाराणा प्रताप को अपनी स्थानीय राजधानी आवरगढ़ बनाना पड़ी थी। उस टाइम उसे भामास और ताराचंद मिलते हैं जो कि 25,000 उसके सैनिक 12 महीने तक रख सकते हैं। इतने हैं जो उसको हम बोलते हैं आर्थिक सहायता देता है और 20 लाख सोने की अस्कियाँ भी देता है। उसके बाद हमने पढ़ा आपके इनसाइड्स ऑफ शेरपुर। शेरपुर की घटना, शेरपुर की घटना क्या थी, तो शेरपुर की घटना के बारे में बताया कि इस टाइम जो अकबर के जो थे सेनापति वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। और उसके बाद हम दिवेर का युद्ध पढ़ते हैं जिसमें हमारे हम बोलते हैं सुल्तान खान इसका सेनापति था प्रमुख। और दिवेर वाले युद्ध 1582 के अंदर युद्ध होता है। और दिवेर वाले युद्ध के अंदर है जो अमर सिंह आपके जो सुल्तान खान था उसको घोड़ों समेत चीर के रख देता है। प्रताप की इसके अंदर जीत होती है। और उसके बाद में हम अंतिम जो जगन्नाथ कच्छप आता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि 1585 के अंदर आता है। और मांडलगढ़ के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो ये हमने जो देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में और हमने क्या पढ़ा, तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है 19 जनवरी 1900 आपके 1598 को 97 को हो जाती है। और बांडोली के अंदर इसकी छतरी है। ये हमने पढ़ा। हम पढ़ते कि महाराणा प्रताप ने जो अपने जीवन काल के अंदर मांडलगढ़ और आपके मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किला है जो मुगलों से वापस नहीं जीत पाया था। आज स्टार्ट करते हैं इससे आगे। और इससे अगला आज हमारा राजा उसका नाम है अमर सिंह प्रथम। राजा का क्या नाम, हमारा अमर सिंह प्रथम नाम है। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह फर्स्ट। इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या हुआ था।
तो मैं सबसे पहले इसका अमर सिंह का टाइम पीरियड बताऊँ तो हमारे महाराणा प्रताप की डेट होती है 1597, तो ये हमारे 1598 से लेके हमारे 1620 तक। कब तक? 1598 से लेके 1620 तक हमारे मेवाड़ का राजा रहता है अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम हमारे बोलते हैं कि हमारे अकबर का ये बेटा था, सॉरी प्रताप का बेटा था। इसके बारे में आपको 2-4 बातें बताऊं तो अमर सिंह का जो जन्म है, अमर सिंह का जो जन्म है वो हमारे जन्म होता है इसका 1599। कब होता है? 1599 में इसका जन्म, सॉरी इसका जो जन्म है वो होता है हमारा 1559 में। कब होता है? 1559 के अंदर जन्म होता है। और हम बोलते हैं कि 1559 के अंदर उदय सिंह ने जो उदयपुर की स्थापना करी, और हम बोलते हैं कि जब उसका जो एक बोलते हैं कि एक पोता हुआ था और उस पोते की खुशी के अंदर वो उधर घूमने जाता है, और उस टाइम में जो उसके क्या थे उदयपुर की स्थापना की थी, और वो पोता कौन था? तो हमारे अमर सिंह था। कौन था? उदय सिंह है जो इसका पोता था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसके जो है जो कब हुआ था, 1559 के अंदर ये क्या होता इसका जन्म होता है। हम आगे बात करते हैं, हम आगे आता है कि मुगल मेवाड़ ट्रेटी यानी मुगल मेवाड़ संधि। बात करते हैं हम मुगल मेवाड़ संधि की। मुगल मेवाड़ संधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुगल मेवाड़ संधि, ट्रेटी विथ मुगल एंड मेवाड़। इसके बारे में देखते हैं। तो मुगल मेवाड़ संधि क्या थी, तो ये कब होती है उसके बारे में देखते हैं। मुगल मेवाड़ संधि कब होती है, क्या क्या इसके बात रखी गई थी, क्या हुई थी संधि की, क्या क्या इस संधि की शर्त थी, टर्म्स यानी होती शर्तें, क्या होती है हमारी शर्तें कि क्या क्या टर्म्स रखी गई थी। तो पहले देखते हैं ये संधि हुई कब थी, कि ये संधि कब हुई थी। तो हम बोलते हैं ये संधि हुई थी हमारी 5 फरवरी 1615 को। कब हुई थी? 1605 को। 5 फरवरी 1605 को ये क्या होती है हमारी मुगल मेवाड़ क्या होती है संधि होती है। कब होती है हमारी? 5 फरवरी 1615 को यह क्या होती है हमारी मुगल मेवाड़ संधि होती है। और मुगल मेवाड़ संधि के अंदर क्या बात रखी हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि के बारे में बात करते हैं। तो मुगल मेवाड़ संधि की क्या क्या शर्तें थी उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए, इसके प्रमुख 4 शर्तें थी। पहले इसकी क्या शर्त है उसके बारे में देखते हैं। पहले इसकी शर्त है कि यह जो संधि है वो हम बोलते हैं कि अमर सिंह है जो ये संधि नहीं करना चाहता था, लेकिन अमर सिंह ने कुछ दबाव में आकर करण सिंह जो कि इसका पुत्र था अमर सिंह का, उसके दबाव में आकर ये संधि करता है। तो हम बोलते हैं कि अमर सिंह ने ये संधि की। तो इसमें पहली शर्त ये थी कि अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। पहले हुआ करता है जिस राजा के साथ संधि होती थी वो राजा है जो अकबर के दरबार में जाना पड़ता था। तो इसकी पहली शर्त है कि इस संधि की यही शर्त है कि आपके मुगल महाराणा या मुगल राणा कभी भी, सॉरी हमारे मेवाड़ राणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कि मेवाड़ राणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। मुगल दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि कौन जाएगा? तो जाएगा उसका राजकुमार। कौन जाएगा? जो मेवाड़ का जो राजकुमार होगा वो क्या जाएगा? मुगल दरबार में जाएगा। दरबार में जाएगा। तो ये पहले इसकी संधि की जो शर्त थी वो पहली शर्त क्या थी कि मेवाड़ का राणा जो कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि मुगल दरबार में कौन जाएगा? तो राजकुमार है जो मेवाड़ का जो प्रिंस है वो हमारा क्या जाएगा? हमारे मुगल दरबार के अंदर जाएगा। मैं बात करूँ आपके मेवाड़ के प्रिंस की, तो इस टाइम जो मेवाड़ का प्रिंस था उसका नाम था करण सिंह। क्या नाम था हमारा? करण सिंह। करण सिंह इस टाइम हमारे मेवाड़ का राजकुमार हुआ करता था। और करण सिंह है जो, करण सिंह को कहा गया कि आप है जो कहाँ पर जो अकबर के दरबार में जाना पड़ेगा। संधि की दूसरी शर्त के बारे में बात करते हैं कि संधि की दूसरी शर्त क्या थी।
सेकेंड टर्म्स क्या थी संधि की? तो संधि की दूसरी शर्त थी कि पहले किसी भी राजा के हम अंडर आ जाते तो उस राजा को किसी भी दूसरे अन्य राजा से जब उसका युद्ध होता तो उसकी सहायता दी जाती थी। तो मेवाड़ वालों ने कहा कि हम हथियारों का जो 10 केवल है जो घुड़सवारों की सहायता देंगे। कितने? 10,000। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ वाले 10,000 घुड़सवारों की सहायता देंगे। 10,000 घुड़सवारों की सहायता देंगे। और ये सहायता किसके देंगे? तो ये सहायता देंगे मुगलों को। किसको देंगे? मुगलों को ये सहायता देंगे। मैं वहीं बात करूँ आपके कि संधि की तीसरी शर्त क्या थी? संधि की तीसरी शर्त के बारे में देखते तो संधि की तीसरी शर्त ये थी, तीसरी संधि की ये शर्त थी कि मुगल वालों, मेवाड़ वालों के और मुगलों के बीच में किसी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा, यानी आपस में जो विवाह वगैरह नहीं गिरेंगे, रिश्तेदार आपस में नहीं बनेंगे। तो तीसरा मैं आपको लिखा देता हूँ कि मुगल तथा मेवाड़ वालों के बीच किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, हम बोलते हैं तो किसी प्रकार का जो रिश्ते नहीं होंगे, किसी प्रकार का रिश्ते नहीं होंगे। तो इसकी शर्त है कि किसी प्रकार का कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। तो मुगल तथा मेवाड़ों वालों के बीच किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। ये एक संधि की शर्त थी। तो 3 तो संधि की शर्त हो गई। एक और इसके लास्ट फाइनल शर्त है, उसके बारे में देखते हैं कि लास्ट इस संधि की क्या शर्त थी। और जो चौथी शर्त थी वो थी हमारे मेवाड़ वालों के पक्ष में थी। और शर्त क्या थी आपके कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपके जो मेवाड़ वालों को वापस दे दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ किला है, मेवाड़ वालों को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये थी कि मेवाड़ वाले हैं जो उस किले का वापस पुनः निर्माण नहीं करवा सकते, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। तो इसकी ये शर्त थी कि मुगल चित्तौड़ किला मेवाड़ वालों को वापस देंगे, लेकिन किले की क्या नहीं करवा सकते? मरम्मत नहीं करवा सकते। किले की मरम्मत या रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। तो ये इसके जो एक प्रमुख 4 इसके जो आपके प्रमुख शर्तें थी। मुगल मेवाड़ संधि की क्या थी? हमारी 5 प्रमुख शर्तें थी। तो ये देख लेना आप। आगे मैं बात करूँ आपके मुगल मेवाड़ संधि के बारे में, तो मुगल मेवाड़ संधि हमारे 1615 में होती है। 1615 के अंदर 5 फरवरी 1615 को ये संधि होती है। ये संधि किस किस के बीच में होती है? तो हमारे मेवाड़ प्लस मुगलों के बीच में ये संधि होती है। ठीक है, मेवाड़ वाला इस टाइम कौन था? तो मेवाड़ का जो ये इस टाइम राजा था उसका नाम था हमारा अमर सिंह प्रथम। क्या नाम था हमारा? अमर सिंह प्रथम नाम था। और मैं वही बात करूं कि यहाँ पर आपके मुगल बादशाह कौन था? तो इस टाइम मुगल बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर यहाँ पर मुगल बादशाह था। हम बोलते हैं अकबर, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। ये जो संधि है वो हमारे 1615 में होती है। तो यहाँ पर जो मुगल बादशाह कौन रहता है इस टाइम? जहांगीर होता है। मैं आपको थोड़ा मुगल बादशाहों का क्रम बता देता हूँ। मुगल बादशाहों का क्या क्रम था?
तो सबसे पहले जो मुगल बादशाह हमारे भारत में आया था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। और बाबर के बाद में आता है हमारा हुमायूं। कौन आता है हमारे? हुमायूं। हुमायूं के बाद में आता है हमारे अकबर। अकबर का बेटा था हमारा जहांगीर। और जहांगीर के बाद में जो मुगल बादशाह आता है उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां। तो ये हमारे प्रमुख मुगल बादशाह थे, जो इनका क्रम थोड़ा ध्यान रख लेना। और भी मुगल बादशाह हुए थे, जिससे हम बोलते बहादुर शाह रंगीला हुआ था, तो उसके बारे में वो जैसे जैसे आएंगे उसके बारे में हम देखते चले जाएंगे। तो ये तो वही हमारी संधि की शर्तें हो गई। संधि की शर्तों को थोड़ा ध्यान में रखना, क्या क्या शर्तें थी। और चलते आगे। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी, कि संधि के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या संधि का क्या महत्व था, कि मुगल जो मेवाड़ संधि हुई थी इस संधि के क्या महत्व थे। मुगल मेवाड़ संधि का महत्व। कि मुगल मेवाड़ संधि का महत्व। इसके प्रमुख दो महत्व, एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद में इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं जो मेवाड़ वालों के साथ जो हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता की जो कहीं ना कहीं भावना थी, हम बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के समय, हमारे सांगा के समय से जो चली आ रही कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की भावना थी, कहीं ना कहीं उसको आघात होता है। इतने दिन मेवाड़ वाले स्वतंत्र थे, अब ये है जो किसके अंडर में आ गए, तो ये मुगलों के अंडर में आ गए। तो पहला इसका है जो यही इम्पोर्टेंस है कि राणा सांगा तथा प्रताप के समय से चले आ रही स्वतंत्रता की भावना को का आघात होता है, कहीं ना कहीं भावना को है जो आघात होता है, हानि होती है। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। एक इसका मैंने आपको पॉजिटिव, एक इसका पॉजिटिव कारक किया था। तो जब हम बोलते कि राणा सांगा के टाइम युद्ध हुआ था, बड़े बड़े युद्ध हुए थे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है जो हमारे टैक्स के पैसों की जरूरत पड़ती है। जब राजा का फोकस युद्ध वगैरह के से तो तुष्ट हुआ है, राजा अपनी कल्चर अचीवमेंट्स को बढ़ावा नहीं दे पाता है। वो कोई शेख होते हैं जो पॉलिटिकल में युद्ध भी में अच्छा कर लेते हैं, राजू किताबें भी लिख लेते हैं, कल्चर अचीवमेंट्स में भी कर लेते हैं, वो कुंभा जैसे एक दो ही होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। जहाँ पर युद्ध ज़्यादा वगैरह हो गए तो वहाँ पर कल्चर अचीवमेंट्स को बढ़ावा कम मिलेगा, और जहाँ पर युद्ध वगैरह एकदम शांत हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वहाँ पर कल्चर अचीवमेंट्स को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो संधि हो गई मतलब युद्ध बंद हो गए, और जैसे युद्ध बंद होंगे तो कलात्मक गतिविधियों को, कल्चर अचीवमेंट्स को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो मेवाड़ में कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। तो ये हमारे जो इसके कुछ हमारे इम्पोर्टेंस है इस संधि के। आगे हम बात करें संधि के बारे में। तो आता है ट्रेटी इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या है? हमें संधि की जानकारी के स्रोत कहाँ से उपलब्ध होते हैं? ट्रेटी इंफॉर्मेशन सोर्स के, ये जो संधि हुई है संधि की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में देखेंगे कि ट्रेटी इंफॉर्मेशन सोर्स, संधि के जानकारी के स्रोत। संधि की जानकारी के स्रोत।
कि संधि हमें हुई है, इस संधि की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम थोड़ी देखेंगे कि तो इसका जो हमारा पहला है कि जहांगीरी महल पुष्कर। जहांगीरी महल पुष्कर से हमें इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हमें 1615 के किसी इंक्रिप्शन से पता चलती है। तो ये हमें पता चलता है कि जहांगीरी महल पुष्कर से ये जानकारी मिलती है। एक शाहजहानी मस्जिद है हमारी अजमेर के अंदर, और उससे भी ये जानकारी मिलती है। शाहजहानी मस्जिद, हम बोलते हैं कि जो शाहजहानी मस्जिद है हमारे शाहजहां ने बनाया था, इसलिए इसका नाम है हमारी शाहजहानी मस्जिद। शाहजहानी मस्जिद अजमेर में है आपकी। 1637 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इससे भी हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। तो दो हमारे सोर्स हैं। एक हमारे यहाँ पर बंदा था जिसका नाम था, राजदूत था जिसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था बंदे का? सर टॉमस रो। और कहते हैं कि ये इस टाइम हमारे अजमेर वाला आ रखा था। हम बोलते हैं कि ये संधि हमारे मुगल और इनके बीच में हुई थी, मुगलों के बीच में, मेवाड़ वालों के बीच में हुई थी। जब ये संधि हुई थी उस टाइम हमारे मुगल बादशाह जहांगीर था, लेकिन जहांगीर हमारे अजमेर तक ही आता है। आगे ये संधि करने के लिए आता है शाहजहाँ। कौन आता है? शाहजहाँ आता है। तो वो जो सर टॉमस रो है वो हमें जहांगीर से मिलता है, और वो कहता है कि इस टाइम संधि की कुछ चर्चा हो रही थी। इसकी पुस्तक के अंदर वो लिखता है और कहते हैं कि मुगलों ने है जो मेवाड़ वालों को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से किया गया था, अधीन किया गया। तो ये भी ध्यान रखना कि सर टॉमस रोज से पता चलता है, वो कहता है। और वो क्या कहता है कि मुगलों ने मेवाड़ वालों को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से क्या किया, अधीन किया। बुद्धि से इनको क्या किया, अधीन किया। तो ये हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं। एक जहांगीरी महल जो 1615 ईस्वी के अंदर बना हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलती है। मैं वही बात करूँ, आपके शाहजहानी मस्जिद से जानकारी मिलती है। और कहाँ से मिलती है? सर टॉमस रो से हमें क्या मिलती है, इस संधि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है महाराणा करण सिंह। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अमर सिंह के बारे में हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। अमर सिंह के बारे में देखते हैं। तो अमर सिंह के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। तो हम बोलते हैं कि जब ये संधि हुई थी तो मुगल वालों की तरफ से या मुगलों की तरफ से जो बंदा आया था उसका नाम था शाहजहाँ। क्या नाम था? शाहजहाँ नाम था। मैं वही बात करूं मेवाड़ वालों की, कि मेवाड़ वालों की तरफ से ये संधि के लिए कौन बंदे गए थे? तो दो बंदे गए थे। एक बंदे का नाम था हरिदास झाला, एक का नाम था शुभकरण पंवार। एक हमारा शुभकरण पंवार नाम का बंदा था, एक हमारे हरिदास झाला। और मैं वही बात करूं कि मुगलों की तरफ से कौन आता है, तो मुगलों की तरफ से कौन आता है? हमारा शाहजहाँ आता है। कौन आता है? मुगलों की तरफ से शाहजहाँ आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मुगलों की तरफ से तो हमारा शाहजहाँ आता है, और इधर से हमारा कौन आता है? तो इधर से कौन आता है? हमारा ये आता है। हम बोलते हैं कि जो जहांगीर है, कौन? जहांगीर। और ये जहांगीर आपके अमर सिंह की, और अमर सिंह के बेटे का नाम था हमारा करण सिंह। नेक्स्ट किंग है हमारा, अगला राजा वही है। इन दोनों की मूर्तियां कहाँ पर लगा था? आगरा किले के अंदर लगा था। दोनों की मूर्तियां
आगरा किले में क्या करता है, लगवाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जहांगीर है जो इनकी दोनों की मूर्तियाँ कहाँ पर लगाता है, एक अमर सिंह की और एक करण सिंह की, कहाँ पर लगाता है, आगरा किले के। इन दोनों की क्या लगवाता है, मूर्तियाँ लगवाता है। हम बात करते हैं कि अमर सिंह की संधि से बेहद नाराज था, और हम बोलते हैं कि अमर सिंह ने ये जो संधि है वो हमके करण, या हम बोलते हैं कि अपने राजकुमार करण सिंह के दबाव में आकर ये संधि की। तो ध्यान रखना कि अमर सिंह इस संधि से बेहद नाराज थे। कि अमर सिंह इस संधि से बेहद नाराज था, और बाद में कहते हैं कि ये संधि है जो अमर सिंह, ये संधि है जो किसके दबाव में आगे करता है, तो करण सिंह के दबाव में आगे करता है। करण सिंह के दबाव में आकर करता है। तो ध्यान रखना ये जो संधि है वो किसके दबाव में आकर करता है, तो करण सिंह के किसके दबाव में आकर करता है। और ये बेहद नाराज था, तो बाद में ये कहते हैं ये चला जाता है हमारा नौ चौकी। कहाँ पर चला जाता है, नौ चौकी चला जाता है। अमर सिंह बाद में हमारे कहाँ पर चला जाता है, तो अमर सिंह बाद में चला जाता है नौ चौकी। अमर सिंह बाद में कहाँ पर चला जाता है, नौ चौकी चला जाता है। नौ चौकी चला जाता है। और कहते हैं कि ये जो नौ चौकी वाली जगह है, इस जगह पर प्रेजेंट टाइम में एक हमारी झील बनी हुई है। और वो झील कहाँ पर बनी हुई है, तो वो झील बनी हुई है हमारी राजसमंद पर। कहाँ से, कौन सी झील बनी हुई है, राजसमंद झील बनी हुई है प्रेजेंट टाइम में। और इस जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का निर्माण कौन करवाता है, तो इसका निर्माण करवाता हमारा राज सिंह। कौन करवाता है, राज सिंह इसका निर्माण करवाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि राज सिंह इसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। नौ चौके पर प्रेजेंट टाइम में कौन सी झील बनी हुई है, तो राजसमंद हमारी क्या बनी हुई है, झील बनी हुई है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हम बोलते हैं कि जब करण सिंह मुगल दरबार में जाता है, तो करण सिंह को है जो बाद में हमारा जो जहांगीर है वो 5000 का मनसबदार बनाता है। तो मुगल दरबार के अंदर करण सिंह को कितने का मनसबदार बनाया गया, 5000 का। तो ये लिख लेना थोड़ा, मुगल दरबार में मुगल दरबार में करण सिंह को कितने का मनसबदार बनाया गया, तो 5000 का। कितने का, 5000 का क्या बना गया, मनसबदार बनाया। 5000 का क्या बनाया गया, हमारा मनसबदार बनाएगा। तो ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये तो हमारा था हमारा अमर सिंह प्रथम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध होता है। अमर सिंह के टाइम में एक युद्ध होता है जिसका नाम था हमारा उंटाला का युद्ध। उंटाला का किला या उंटाला का युद्ध के बारे में देखते हैं कि क्या था। उंटाला का किला, और इस उंटाला के किले के बारे में कहा जाता है कि ये जो उंटाला का किला है, यहाँ पर है जो हमारे किसका राज था, तो यहाँ पर है जो हमारे मुगलों का क्या था, राज था। जो किला है हमारे यहाँ पर किसका राज था, मुगलों का क्या था, इस उंटाला के किले पर राज था। और हम बोलते हैं कि दो बंदे थे, एक बंदे का नाम था हमारा, यहाँ पर दो राज थे। एक जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनके जो वंशज हुए वो आज में सक्तावत कहलाए। मैं वही बात करूँ आपके, एक हमारे चुंडावत है, उन दोनों को जो सलूम्बर में लड़ने का अधिकार था, और वो दोनों आपस में लड़ लिए थे। और इसी कारण है जो इसी कारण हमारे यहाँ उंटाला का युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में देख ले, जो उंटाला का युद्ध है वो हमारे सक्तावतों और है जो
सलूम्बर वालों के बीच में होते हैं। इस टाइम जो सलूम्बर का सामंत था, मैं बात करूँ कि इस टाइम जो सलूम्बर का सामंत कौन था, तो इस टाइम था हमारा जैत्र सिंह। कौन था? और यहाँ बात करूँ सक्तावत कौन था? सख्त सिंह के जो वंश थे बाद में क्या कहलाए? सक्तावत कहलाए। और वो कौन था हमारा? तो वो था हमारा बल्लू। क्या नाम था? बल्लू नाम था उसका। तो बल्लू सक्तावत। और इन सलूम्बर वालों के बीच में जो हरावल को लड़ने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया था, तो ध्यान रखना इनके बारे में क्या हुआ था। तो ये हमारा था अमर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला था हमारा महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह का टाइम पीरियड की बात करें, जो महाराणा करण सिंह का जो टाइम पीरियड था वो हमारा था 1620 से लेकर 1628 वर्ष तक 28 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। यहाँ तक जो मेवाड़ का ये शासन संभालते हैं महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह के बारे में मैं आपके बात करूं तो महाराणा करण सिंह हमारे अमर सिंह के पुत्र थे, मुगल दरबार के अंदर रहा करते थे ये। और 1620 के अंदर जैसे अमर सिंह की डेथ होती है तो हमारे मेवाड़ का अगला जो राजा है वो कौन होता है हमारा? तो अगला मेवाड़ का राजा हमारा करण सिंह होता है। करण सिंह के निर्माण कार्य के बारे में देखेंगे। इसका निर्माण कार्य कौन कौन थे? इसके निर्माण कार्य के बारे में देखते हैं कि इसका नाम था करण सिंह, नाम था इसका। कंस्ट्रक्शन के बारे में, निर्माण कार्य के बारे में देखते हैं। इसका नाम क्या था? करण सिंह। तो करण सिंह नाम था इसलिए ये एक महल बना था जिसका नाम था करण विलास महल। करण विलास महल नाम बना था। मैं वही बात करें आपके, और करण विलास महल को देख के क्या हो जाता? दिल खुश हो जाता। क्या हो जाता? हमारा दिल खुश हो जाता। इसलिए दिल खुश महल का भी क्या करवाता? निर्माण करवाता। तो ध्यान रखना कि ये जो करण सिंह है हमारे, वो दिल खुश महल का और करण विलास महल का और दिल खुश महल का क्या करवाता? निर्माण करवाता। तो ये थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना। हम बोलते हैं कि इसने पिछोला झील का क्या निर्माण प्रारंभ करवाया था। किसका? सॉरी, पिछोला झील के पास पिछोला झील के पास जग मंदिर का क्या करवाया? निर्माण शुरू करवाया। तो ये थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना कि जो इसका करण सिंह कौन कौन सा निर्माण करवाते हैं। तो करण विलास महल का निर्माण करवाता है, दिलकुश महल का निर्माण करवाता है, और पिछोला झील के पास में किसका निर्माण शुरू करवाता है? हमारे जग मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण शुरू करवाता है। तो ये था हमारा करण सिंह। करण सिंह के बारे में कुछ हमारे पास ज़्यादा है नहीं। और हम ये जग मंदिर के बारे में बात करते हैं कि जब शाहजहां विद्रोह कर देता है, शाहजहां जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, तो इस जग मंदिर में रुका था। तो शाहजहां विद्रोह के दौरान रुकता है। अगला था हमारा जगत सिंह। जगत सिंह के बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपका अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर करें। धन्यवाद।